नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन हब पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या सहयोगियों जो संस्कृत प्रेमी है उनके पास हमारा वीडियो शेयर करें। इससे पहले हम पूर्व में शुरू ही किए हैं अपना YouTube चैनल। तो इससे पहले 3 वीडियो बनाए थे। पहला बनाए थे अंग्रेजी ग्रामर का, उसके बाद हिंदी व्याकरण, उसके बाद संस्कृत व्याकरण का बनाए थे। तो हम सोचते हैं हर रोज़ 3 सब्जेक्ट का वीडियो बनाने से बेहतर है किसी पहले एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर लिया। तो हम सोचे हैं सबसे पहले संस्कृत व्याकरण को ही ख़त्म कर लेते हैं, पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण, उसके बाद अंग्रेजी ग्रामर का ख़त्म कर लेंगे। तो संस्कृत में हम लोग पढ़े थे, संस्कृत व्याकरण के बारे में जानते हैं। संस्कृत के इससे पिछला क्लास जो हुआ था उसका थोड़ा हम फीडबैक कर देते हैं। संस्कृत का संधि विच्छेद होता है समजोड़कृत। सबों को समजोड़कृत अर्थात संस्कृत सबों को समान और संस्कारित करने वाली भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे आदि भाषा, देव भाषा और द्वितीय राष्ट्र भाषा भी कहा जाता है। और संस्कृत में 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण और 108 ग्रंथों की रचना की गई है। और संस्कृत 2796 भाषाओं की जननी है और इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण जिस शास्त्र से भाषा की उत्पत्ति, उच्चारण, रचना और प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण कहते हैं। और इसी में एक इसके लोकप्रिय कवि कौन है? कालिदास। और संस्कृत में परिभाषा होता है व्याकरण का व्युत्पत्ति इति व्याकरणम। तो आज हम लोग इसी में महापंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना द्वारा संस्कृत व्याकरण को अत्यंत सरल बनाया। आप लोगों को वरदराज का कहानी पता ही होगा, जो पढ़ने में काफ़ी मंदबुद्धि था। तो इनको टीचर कितनों भी पढ़ा सिखा देते थे, इनको कुछ समझ में आता नहीं था। तो एक दिन टीचर इनको क्लास से बाहर कर दिए। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, या जो भी पौराणिक कहानी हम लोग किताब में पढ़े थे, जब विद्यार्थी को प्रेरित करता है कुछ सीखने के लिए। जब उनको बाहर कर दिया गया तो गर्मी का मौसम था और वह एक पेड़ के नीचे में विद्यालय के प्रांगण में बैठा था और कुआं था और महिलाएं सब पानी घड़ा में भर के ले जाती थी। तो वह कुएं के पास कुएं के नज़दीक में बैठा हुआ था पेड़ के नीचे में। तो उसने देखा जो कुएं से जो बाल्टी जो पानी निकाला जाता है वह रस्सी के सहारे निकलता है, और रस्सी कुएं का जो वाल होता है, कुआं जैसे बना होता है, इसमें जो रस्सी के सहारे पानी नीचे जाता है और बाल्टी जो पानी लेती है यहाँ पर उसको क्या करता है? घिस देता है। जब एक मुलायम रस्सी इस कड़ा दवाल को घिस देता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? हम क्यों? उसके दिमाग में बिजली जैसा बात रौंधा और वह पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित हुआ और इतना मेहनत किया जो महापंडित बन गया। और महापंडित वरदराज ने क्या किया? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना द्वारा संस्कृत व्याकरण को क्या बनाया? अत्यंत सरल बनाया। तो पिछला क्लास हम लोग जाने यहाँ तक फीडबैक था। और आज है पढ़ने के लिए संस्कृत व्याकरण के मुख्य रूप से 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। कौन कौन चीज़ पढ़ना है हमको संस्कृत व्याकरण में, क्या सिलेबस है संस्कृत व्याकरण का, वो जानते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के 10 भाग हैं। पहला है वर्ण प्रकरण, दूसरा है शब्द रूप, तीसरा है धातु रूप, चौथा है अव्यय, पाँचवा है उपसर्ग, छठा है प्रत्यय, सातवां है संधि, आठवां है समास, नौवां है कारक विभक्ति और 10वां अनुवाद एवं अनुच्छेद। इतना चीज़ हमको संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे तब जाके हमारा संस्कृत व्याकरण 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% जरूर कह सकते हैं जो ख़त्म हो जाएगा। और हमारा बेसिक जो फंडामेंटल है वो मजबूत हो जाएगा। जो अगर कुछ विशेष जानकारी हो तो हर चीज़ पे गहन अध्ययन किया जाता है। इसके गाइड के लिए आप लोग संस्कृत सहचर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो संस्कृत प्रेमी है हमारा, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोग आते हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमारा वीडियोज देखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें आपका क्या कुछ नहीं जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, कम से कम देखने वाले लोग हमें सब्सक्राइब तो कर देते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के 10 भाग को आप लोगों को जाना है। तो आज पहला है चैप्टर वर्ण प्रकरण पढ़ने के लिए। वर्ण प्रकरण में संस्कृत व्याकरण के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। वर्ण प्रकरण हमारा टॉपिक है मुख्य, उसमें पढ़ने के लिए है। संस्कृत व्याकरण के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला होता है हलंत, हलंत का चिन्ह ऐसे होता है, और विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है। तो संस्कृत व्याकरण के 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन है? हलंत और दूसरा विसर्ग। हलंत
हलंत का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण का आधा होना। अगर हम किसी भी वर्ण में अगर हलंत लगा देते हैं, अगर मान के चलिए तो है तो तो में हलंत लगा देंगे तो ये वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हलंत का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण का आधा होना। और हलंत का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो खड़ी रेखा युक्त वर्णों में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। खड़ी रेखा युक्त कहने का मतलब जिसमें पूरा क्या हो, लाठी जैसे ऐसे क्या हो, जैसे क है तो ये पूरा है, और मान के चलिए तो है ये भी क्या है, पूरा है। प लिखते हैं हम लोग, ये भी पूरा है वर्ण, ये भी क्या है, सब पूरा है। तो खड़ी रेखा युक्त वर्णों में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण में है क, च, त, प, स, ब, भ, ख आदि। दूसरा है खड़ी रेखा रहित वर्णों में। रहित मतलब क्या, कम मात्रा में। मान के चलिए लिखते हैं हम लोग अंग, कितना नगण्य मात्रा में है, तो खड़ी रेखा रहित वर्णों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग है, छ है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, द, र, ह आदि। तो इस सब में क्या कम मात्रा में है, तो खड़ी रेखा रहित वर्णों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है त, म और न। त, म और न जब संस्कृत शब्दों के अंत में हो तो नियमानुसार उसमें क्या किया जाता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे है वृक्षात, तो है तो में हलंत का प्रयोग किया। पत्रात, तो में हलंत है। तस्मात, तो में हलंत का प्रयोग किया। उसके बाद पत्रम, म में हलंत का प्रयोग किया। क्षेत्रम, क्षेत्रम म में हलंत का प्रयोग। उसके बाद रामम, उसके बाद तस्मीन, युष्मान, मुनीन, बालकन, इस सब में क्या किया गया, हलंत का प्रयोग नियमानुसार इसमें क्या किया जाता है, किया जाता है। क्या कहता है, तोम और न जब संस्कृत शब्दों के अंत में हो तो नियमानुसार उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। मूल धातु में हलंत का प्रयोग किया जाता है। मूल धातु क्या, जिससे क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल धातु कहते हैं। तो मूल धातु में हलंत का प्रयोग किया जाता है। पठ, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। खाद, खाद मतलब क्या होता है, खाना। उसके बाद गम, गम गम मतलब गच का ही रूप है, तो गम जाना। उसके बाद लिख, लिख मतलब क्या होता है, लिखना। उसके बाद पच, पच मतलब होता है क्या, पकाना आदि। तो मूल धातु में हलंत का प्रयोग किया जाता है। और अपवाद है कुछ जिसमें नहीं किया जाता है, तो किसमें, दा, दा मतलब क्या होता है, देना। पा मतलब पाना। अस्था मतलब ठहरना। गे, नि, ज्ञा, जे, इस सब में क्या होता है, प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद मम में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रयोग सभी लिंगों में होता है। मम में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसका प्रयोग क्या होता है, सभी लिंगों में होता है। विसर्ग है उसके बाद हमको पढ़ने के लिए, हलंत समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग का शुद्ध उच्चारण होता है अह या ह। क्या होता है विसर्ग का शुद्ध उच्चारण, अह या ह। और विसर्ग का प्रयोग देखते हैं इसका कहाँ कहाँ होता है, तो संस्कृत शब्दों के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं प्रातः, तो विसर्ग देते हैं। उसके बाद लिखते हैं अतः, तो विसर्ग देते हैं। उसके बाद लिखते हैं पुनः, पुनः में क्या देते हैं, विसर्ग देते हैं। अंतः, अंतः मतलब समझाते हैं आप सबका पहले बता देते हैं। बहि, बहि मतलब क्या, उसमें विसर्ग देते हैं। कर्मशः मतलब विसर्ग देते हैं। रामः, अश्वः आदि। प्रातः मतलब क्या होता है, सुबह। अतः मतलब क्या होता है, पुनः मतलब क्या होता है, अब। अंतः मतलब क्या होता है, अंदर। बहि मतलब क्या होता है, बाहर। कर्मशः मतलब क्या होता है, और। राम मतलब राम, अश्व मतलब घोड़ा। तो आप लोग इसको समझ लिए। तो विसर्ग का शुद्ध उच्चारण क्या होता है, अह या ह। और विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत शब्दों के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है इसका और सभी प्रयोग है, और कुछ शब्दों में विसर्ग का प्रयोग बीच में होता है। तो कहाँ कहाँ बीच में होता है, तो निःशुल्क हम लोग लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, बीच में विसर्ग देते हैं। उसके बाद निस्वार्थ लिखते हैं, निसंकोच लिखते हैं, और दुख लिखते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें आकारांत और इकारांत स्त्री शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। हम लोग जो आगे शब्दरूप पढ़ेंगे तो उसमें आकारांत इकारांत ढेर सारा शब्दरूप है पढ़ने के लिए। तो उसमें क्या कहता है, आकारांत और इकारांत स्त्री शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे लता, सीता, अम्बा, गंगा, नदी, युवती, वाणी, दासी आदि। इस सब में क्या है, स्त्री शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद अवगढ़, अधिकतर आप लोग संस्कृत का जब बुक पढ़ेंगे तो अवगढ़ का चिन्ह रहता है, एस ऐसे रहता है। तो ये एस जैसे जो है क्या है, अवगढ़ का चिन्ह है। तो संस्कृत में अ के स्थान पर, किसके स्थान पर, संस्कृत में अ के स्थान पर अवगढ़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें है नत्व विधान पढ़ने के लिए। संस्कृत में र, तर, री और स हलंत युक्त शब्दों में न का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा, नत्व विधान क्या बतलाता है हमको, संस्कृत में र, तर, री और स हलंत युक्त शब्दों में न का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन, रावण, राम, रामायण,
रन, रोमन, रीन, प्राण, वृक्षेन। तो क्या कहा, संस्कृत में र, तर, री और स हलंत युक्त शब्दों में न का प्रयोग किया जाता है और न में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या कहा इसमें, न में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद है सत्व विधान। नत्व विधान के बाद क्या है, सत्व विधान। लिरिट लकार भविष्यत काल में 3 काल है हमको पढ़ने के लिए, वर्तमान काल, उसके बाद क्या होता है भूतकाल, उसके बाद क्या होता है भविष्यत काल। तो लिट लोट ऐसे पढ़ने के लिए आगे हम लोग लकार जब पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। तो सत्व विधान है, लिट लकार भविष्यत काल में हलंत युक्त धातुओं में प्र का और हलंत रहित धातुओं में स्व का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आप लोगों को समझाए इससे पूर्व में हलंत युक्त धातुओं में प्र का और हलंत रहित, जिसमें लाठी मतलब क्या पूरा हो, जैसे क रहेगा तो पूरा है, तो इसमें क्या होगा, कौन सी का प्रयोग होता है, हलंत धातु में प्र का और रहित मतलब जिसमें कम मात्रा में रहता है उसमें स्व का प्रयोग किया जाए। जैसे पट है, पट में पटिशियति हो गया, खाद है तो खादिशियति हो गया, गम है गमिशियति हो गया, दा है दास्यति हो गया, पा है पास्यति हो गया, गे है गेस्यति। पट मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। खाद है, खादिशियति मतलब क्या हो गया, खाना हो गया। गमशियति मतलब क्या हो गया, जाना हो गया। दास्यति मतलब क्या हो गया, देना हो गया। पास्यति मतलब क्या हो गया, पाना हो गया। और गेस्यति मतलब क्या हो गया, गाना हो गया। तो संस्कृत में, अब इसको समझ लिया आप लोग। और उसके बाद अगला पॉइंट है संस्कृत में म के स्थान पर, किसके, संस्कृत में म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अनुस्वार ऐसे देते हैं ना, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पत्रम लिखते हैं तो पत्रम पत्र अंश इस पर दे देंगे, अनुस्वार दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उच्चारण हो जाएगा पत्रम। उसके बाद गृहम, गृहम। उसके बाद क्षेत्रम, क्षेत्र लिख के अगर इस पर विसर्ग दे देते हैं तो म का उच्चारण खुद हो जाता है। और मुखम, मुख दे के अगर ख पे अगर अनुस्वार दे देते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, म हो जाता है। अब कहता है वर्णों का उच्चारण स्थान मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहा, वर्णों का उच्चारण स्थान मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे वर्ण का क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ से हम लोग कौन कौन चीज़ का, इसको समझ क्या बोला जाता है, कंठ। इसमें अ आ कवर्ग ह, मतलब अ आ तो इसका प्रयोग होता ही है। कवर्ग मतलब पूरा क ख हो गया, उसके बाद ह। उसके बाद तालु, तालु मतलब कि जिसको ताला भी बोला जाता है, उसको जीभ से किसका प्रयोग होता है, तो हर्षई दीर्घई। चवर्ग, चवर्ग मतलब पूरा च छ, य और तालम स, इसका किससे प्रयोग होता है, तालु, तालु मतलब जीभ से प्रयोग होता है। उसके बाद होता है मूर्धा, मूर्धा मूर्धन्य मुंह से, किसका, री बोलते हैं हम लोग। टवर्ग पूरा टोठ, र और स्व का। उसके बाद होता है दंत, जिसको हम लोग दंत भी बोलते हैं, तवर्ग यानी पूरा तोथ। उसके बाद ल और स। उसके बाद ओष्ठ है, से किसका, हम लोग होंठ, ओष्ठ मतलब क्या होता है, होंठ होता है। तो होंठ से कौन का प्रयोग होता है, हर्षऊ, दुर्गऊ, पवर्ग। अगर आप लोग इसको अगर प्रयोग करना चाहते हैं खुद बोल के भी देख सकते हैं किसका किस शब्द से प्रयोग हो रहा है। ओष्ठ मतलब क्या सब आया, होंठ से हर्षऊ, दुर्गऊ और पवर्ग मतलब पूरा पफ। नासिका मतलब नाक से भी कुछ शब्दों का उच्चारण किया जाता है, जैसे अंग, न म। ठीक है। अब इसी में आता है इसका और कुछ चीज़ ऐसे हैं जो दोनों तालमेल से बनता है, जैसे कंठ और तालु। कंठ का भी प्रयोग होता है और जीभ का भी प्रयोग, जैसे ए अ बोल के देख सकते हैं आप लोग। दंत प्लस ओष्ठ, जैसे व, तो दंत का भी, जिसमें दांत का भी प्रयोग होता है और होंठ का भी प्रयोग होता है। उसके बाद है कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब किसका प्रयोग होता है, कंठ का भी और होंठ का भी। जैसे ओ बोल के, ये सब चीज़ क्या है, प्रयोग करने वाला चीज़। आप लोग खुद भी बोल के प्रयोग करके सही में होता है कि नहीं होता है, थ्योरी गलत है कि सही है। अब इसमें आता है मात्रा। क्या है, मात्रा। तो स्वर्ण वर्ण के संकेत चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के संकेत चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा का जैसे हम लोग चिन्ह लिखते हैं ना, अ का नहीं लिखा जाता है, अ का कोई चिन्ह नहीं होता है। और उसके बाद आ जब लिखते हैं, एगो लाठी लिखते हैं, क्या होता है, आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ, यही सब है। और मात्रा की कुल संख्या कितना है, 10। देखिए डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, अगर इसमें से कुछ आप लोगों को अगर लगता है मिस त्रुटि है तो आप लोग सुधार कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं हमारा कहाँ पे गलती है। अगर आप लोग उस लाइक बना दीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड क्या, डिजिटल बोर्ड भी हम लोग ला देंगे और उसी पे क्लास चलेगा। लेकिन पहले उस लाइक तो बनाइए,
जो डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करें। जहाँ अगर आप लोगों को लगे जो गलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम इसको आपको गाइड के लिए बता जो आप लोग संस्कृत सहचर का उपयोग कर सकते हैं। जो संस्कृत प्रेमी है, जो जिसको लगता है हमको संस्कृत में आगे बढ़ना, संस्कृत पर रिसर्च करना या स्कोप है, इसी में हमको इसी को आगे, इस सब्जेक्ट में हमको आगे लेके जाना, तो उसके लिए वीडियो जो पूरा हमारा संस्कृत व्याकरण उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला। वैसे हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला ही है। तो हम लोग इसको समझ लिए और देखते हैं आगे क्या सब होता है, और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इसमें। अब है हमें पढ़ने के लिए वर्ण निर्माण या वर्ण विभाजन। तो व्यंजन वर्ण से स्वर्ण वर्ण को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण निर्माण या वर्ण विभाजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण से स्वर्ण वर्ण को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण निर्माण या वर्ण विभाजन कहते हैं। जैसे क है, क में हलंत लगा के ओ लगाते क्या हो गया? क। क में हलंत लगा के आ, करसई में क में हलंत हर्षई, दीर्घ में क में हलंत ला के दीर्घई, करसु में क में हलंत हर्षऊ, क दुर्घु के में क में हलंत ला के दुर्गऊ। उसके बाद क है, क में हलंत ला के क, क में हलंत लगा के क में क में हलंत लगा के ओ। उसके बाद क है, क में हलंत लगा के ओ, क्री, क में हलंत लगा के री, क्र, क में हलंत लगा के र, अक्ष, क में हलंत लगा के स्व में हलंत लगा के और अ। तरह का अगर तोड़ते हैं तो में हलंत लगा के, र में हलंत लगा के अ, और ज्ञ में ज में हलंत लगा के, अ में हलंत लगा के, ज में हलंत लगा के, ज में हलंत लगा के, न में लगा के और अ, और स्र में स्व में हलंत लगा के और र और अ। ठीक है। इसके बाद आता है इसमें पढ़ने के लिए वर्ण विभाजन करें। तो प्री है, तो प में अगर री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्री हो जाएगा। द है, द में अगर द और र को अलग करना। वर्ण विभाजन, विभाजन मतलब होता है अलग करना। निर्माण मतलब क्या होता है? बनाना। तो द में अगर र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ह में ह प्लस री है यहाँ पे, तो ह प्लस री। में म प्लस ए, है में ह प्लस ए, है हो जाता है। रू में र प्लस उ, पा में प हलंत आ बराबर क्या हो जाता है? पा। थ में अगर हलंत लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? आधा थ हो जाता है। बड़ी में व में हलंत री लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है शब्द निर्माण या शब्द विभाजन। तो वर्णों के द्वारा शब्द का निर्माण या शब्द विभाजन होता है। जैसे कलम का क हलंत, ल हलंत, अ म ह, कलम हो जाता है। दैनिक का द हलंत अ, न में हलंत ई, क में हलंत और अ, दैनिक हो जाता है। कृपा, क में हलंत री, प में हलंत और आ, कृपा। पर्व में प में हलंत अ, र में हलंत, व में हलंत और अ। उसके बाद प्रातः होता है, प में हलंत र, आ, त में हलंत और अ। उसके बाद होता है अक्षय। तो अक्षय का हम लोग क्या तोड़ना सीखे थे? क हलंत, स्व हलंत और अ। तो ये तीनों में हलंत लगेगा, य और अ, अक्षय हो जाएगा। स्थल का स्व हलंत, थ हलंत, अ, ल और अ। ठीक है। उसके बाद आता है वर्णों के द्वारा शब्द विभाजन करे। किसके द्वारा? वर्णों के द्वारा। हरास है, तो ह हलंत, र, आ, स्व हलंत और अ। उसके बाद वार्षिक, व हलंत, आ, र में हलंत, स्व में हलंत, ई, क में हलंत और अ। उसके बाद दैत्य, द प्लस ए प्लस ई प्लस य में हलंत और अ। दैत्य हो जाएगा। ज्ञानी, ज हलंत, आ हलंत, आ में हलंत नहीं लगेगा, ज में हलंत, आ, न हलंत और दीर्घई। उसके बाद वृक्ष, व में हलंत लगेगा, री, क में हलंत लगेगा, स्व और अ। इसमें वृक्ष में क्या बोले? व में हलंत लगेगा, री और क में हलंत और स्व में हलंत और अ। क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद है वृत्ताकार, तो व में हलंत, री, त में हलंत, आ, क में हलंत, आ, र में हलंत और अ। उसके बाद है बृहस्पति, तो व में हलंत, री, ह हलंत, अ, स्व में हलंत, प में हलंत, अ, त में हलंत और हर्षई। उसके बाद होता है दर्शन, तो द में हलंत, अ, र, स्व में हलंत, अ, न प्लस अ। क्या हो जाता है? दर्शन। तो हम लोग तो इसमें विभाजन सीखे, उसके बाद निर्माण सीखे और वर्ण का विभाजन करना सीखे। अब है इसमें पढ़ने के लिए हम लोग शब्द रूप। तो शब्द रूप किनको कहते हैं? तो शब्द में, कौन चीज में? शब्द में विभक्ति लगाने के बाद जो परिवर्तित रूप बनता है उसे शब्द रूप कहते हैं।
क्या परिभाषा है शब्द रूप का? शब्द में विभक्ति लगाने के बाद जो परिवर्तित रूप बनता है उसे शब्द रूप कहते हैं। उदाहरण के लिए बालक का हम लोग बनाते हैं ना शब्द रूप, बालक, बालकम, बालकेन, बालका, ढेर सारा शब्द रूप है इसमें, आगे हम लोग को पढ़ने के लिए है। विभक्ति किसको कहते हैं? तो कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण, मैं और पर, संबोधन, हे, अजी, ओ, अरे, संबोधन का प्रयोग पुकारने के लिए किसको किया जाता है? और संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती है? 7 विभक्तियां होती है। कितनी विभक्तियां होती है? 7 विभक्ति। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहा जाता है, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहा जाता है, तृतीय विभक्ति को क्या कहता है? करण कारक कहा जाता है, चौथी विभक्ति क्या जाता है? संप्रदान कारक कहा जाता है, पंचमी विभक्ति को आपदान कारक कहा जाता है, और षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहा जाता है, और सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग को पढ़ेंगे हम लोग वचन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल सूरज एजुकेशन हब को।